नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। ये एक क्रैश कोर्स चैनल है जिसमें यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम असिस्टेंट प्रोफेसर का जो कोर्स पढ़ना है उसमें हम यूनिट 7 की लास्ट वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो यूनिट है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो दंड व्यवस्था में क्या होता है कि अपराधी द्वारा जो किए गए कार्य होते हैं, यानी समाज ने कुछ ऐसे मानक बनाए हैं, कुछ ऐसे मानदंड नियम बनाए हैं कि हमको समाज के उन नियमों को मानना ही पड़ता है। अपने व्यवहार को करते समय ये ध्यान देना पड़ता है कि हम समाज के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि हम समाज के द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार कार्य नहीं करते हैं तो समाज हमको क्या करता है, दंडित करता है। ठीक है, तो ये दंडित करने की जो व्यवस्था है, दंड की व्यवस्था ही है, इसी को दंड व्यवस्था कहते हैं। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अपराधी के द्वारा भविष्य में पुनः ऐसा कार्य ना किया जाए, लोग डर जाएं। ठीक है, तो दंड के उद्देश्य देखिए क्या है। दंड के कुछ उद्देश्य भी होते हैं। समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दंड की व्यवस्था की जाती है, यानी यदि कोई व्यक्ति है और उसको दंड ना दिया जाए, क्राइम कर ले, तो और भी लोग क्राइम करेंगे, तो समाज की जो व्यवस्था है वो क्या होगी, डगमगा जाएगी। ठीक है, अपराधियों का सुधार और पुनर्वास, यानी जो अपराधी है उसको सुधारने के लिए ऐसा कार्य किया जाता है कि उसके दंड और पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, फिर देखिए दंड के सिद्धांत है। कौन कौन से सिद्धांत है दंड के। पहला है प्रायश्चित का सिद्धांत। प्रायश्चित का सिद्धांत का मतलब होता है, इसमें ये जो थीम है इसमें मानी जाती है कि अपराध एक पाप है और जिसका प्रायश्चित जो होता है वो अपराधी को करना चाहिए। ठीक है, यदि और यह सिद्धांत ये भी कहता है कि यदि व्यक्ति प्रायश्चित कर लेता है तो इसका मतलब वो पुनः ऐसे कार्यों को नहीं करेगा। ठीक है, तो पहला जो सिद्धांत है वो प्रायश्चित का सिद्धांत है। और दूसरा देखिए प्रतिशोधात्मक सिद्धांत है। इसमें माना जाता है कि जो अपराधी होता है वो बदले की भावना, उसके प्रति जो समाज होता है बदले की भावना के लिए उसको दंडित करता है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है, उसने किसी व्यक्ति की आँख जो है वो निकाल ली, तो उसके बदले में समाज क्या करेगा, उससे बदला लेगा और उसकी भी आँख निकाल ली जाएगी। ठीक है, किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का हाथ काट दिया तो समाज उससे बदला लेने के लिए उसके हाथ को भी काट देगा। तो ये प्रतिशोधात्मक जो सिद्धांत होता है ये आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत के सिद्धांत पर आधारित है, यानी जो नुकसान उसने दूसरे का किया वही नुकसान उसका किया जाएगा। ठीक है, फिर देखिए प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत में जो उद्देश्य होता है इस सिद्धांत का वो ये होता है कि अपराध को रोका जाना चाहिए, यानी जो अपराध हो रहा है उसको रोकने के लिए तमाम नियम ये अपनाते हैं और व्यक्तियों में भय पैदा करते हैं। ठीक है, यानी जैसे कि कहा गया है कि अगर एक व्यक्ति को सजा दी जाए तो दूसरे लोग उस सजा को देखकर ही भयाक्रांत हो जाते हैं और ऐसा कार्य नहीं करते। ठीक है, तो यही है प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। अपराध को रोका जाता है, इसमें अपराधियों को चेतावनी दी जाती है ताकि वो ऐसा कार्य ना करें। और कुछ अपराधियों को ज़्यादा दंड, यानी आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे यदि कोई व्यक्ति क्राइम करता है तो उसके 3 पीढ़ियों तक वो सज़ा भुगतनी पड़ती है, उसकी सारी संपत्ति चली जाती है। ठीक है, कुछ ऐसे देश हैं। तो ये चीज़ क्या होता है कि लोगों में भय पैदा करना। ठीक है, कि गलती से भी यदि उसने ऐसा कार्य कर दिया तो पूरी पीढ़ियाँ हमारी जो है इसको लेकर भुगतेंगी। ठीक है, तो ये प्रतिरोधात्मक में आता है। सुधारात्मक सिद्धांत क्या कहता है, इस प्रकार के अपराध में अपराध का प्रमुख कारण दोषपूर्ण सामाजिक स्थिति माना जाता है, यानी व्यक्ति ने जो क्राइम किया है वो उसकी परिस्थितियों के वश किया है, यानी उसके सामने कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई कि उसको ऐसा अपराध करना पड़ गया। जैसे चोर है तो उसकी आर्थिक स्थिति अगर अच्छी होती तो वो चोरी क्यों करता। ठीक है, तो इसमें व्यक्ति के रहने को बाध्य वो ऐसी परिस्थितियाँ होती जिसको व्यक्ति बदल नहीं सकता और उसमें रहने के लिए बाध्य होता है। इसमें अपराधी को एक बीमार व्यक्ति माना जाता है और उसके ऐसा माना जाता है कि उसका उपचार किया जाना चाहिए। ठीक है, और फिर इसमें क्या होता है कि दंड में पीड़ा के साथ साथ स्वतंत्रता को बाधित करना भी होता है। इसमें देखिए माना जाता है कि अपराधी जो होता है उसमें उसको दंड तो मिलेगा ही मिलेगा, पीड़ा उसको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन उसको स्वतंत्रता को बाधित कर दी जाएगी, यानी उसको एक कारावास में बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, वो खुले आसमान में नहीं घूम सकता। और इसमें क्या होता है कि ये जो थीम है इसमें मानी जाती है कि अपराधी को सुधारा जाएगा और पुनः उसे समाज का उपयोगी सदस्य बना के समाज में छोड़ा जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं परिवीक्षा क्या है। तो परिवीक्षा देखिए इससे रिलेटेड प्रश्न बहुत आता है, तो परिवीक्षा के बारे में हम डिटेल में जानेंगे अभी। परिवीक्षा का मतलब होता है कि ये जो होता है कि साधारण दंड का निलंबन या फिर प्रतिबंधित रिहाई। ठीक है, देखिए कल भी हमने परिवीक्षा को पढ़ा था, लेकिन हम कुछ और भी चीज़ें परिवीक्षा के बारे में जानेंगे आज। तो परिवीक्षा का मतलब क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति है और उसे कम सजा दी गई है, ठीक है,
यानी परिवीक्षा में कोई किसी को फांसी की सज़ा दी गई तो उसको परिवीक्षा पर नहीं छोड़ा जा सकता। मान लीजिए किसी व्यक्ति के लिए सज़ा का प्रावधान हो चुका है और फिर उसके सामने कुछ ऐसे सबूत आ जाते हैं कि हाँ वो जो निर्दोष है, ठीक है, उसने मजिस्ट्रेट को वो सारी चीज़ें प्रस्तुत की या फिर उसकी दयनीय स्थिति को देखकर मजिस्ट्रेट और कानून व्यवस्था के अंतर्गत ये निर्णय लिया गया कि उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। तो उस व्यक्ति को जब छोड़ा जाता है तो प्रतिबंधित रिहाई होती है, यानी उसके पीछे एक परिवीक्षा अधिकारी को लगाया जाता है कि वो इसकी देख रेख करे कि अगर पुनः वो अपराध में लिप्त होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए परिवीक्षा में कौन कौन से लोगों को छोड़ा जाता है। सबसे पहली बात है कि गंभीर अपराध के व्यक्तियों को परिवीक्षा पर नहीं छोड़ा जा सकता, ठीक है। और फिर देखिए अधिकतम 21 वर्ष के आयु अपराधियों को परिवीक्षा पर छोड़ा जा सकता है। 21 वर्ष से अधिक अपराध के लोगों को परिवीक्षा पर नहीं छोड़ा जा सकता। परिवीक्षा काल अधिकतम 3 वर्ष का होता है, यानी कोई व्यक्ति है उसको रिहा करने के बाद जो अधिकारी होता है 3 वर्ष तक उसकी निगरानी करता है। और भारत में केवल 8% अपराधियों को ही परिवीक्षा पर छोड़ा जा सकता है। देखिए पैरोल क्या होता है। पैरोल वह व्यवस्था है जिसमें क्या होता है कि कुल जो दंड की अवधि होती है एक निश्चित उसका भाग होता है, अधिकांश 1/3 भाग हो अगर वो दंड का कंप्लीट कर चुका है तो उसको क्या होता है कि जेल से उसको कुछ समय पहले ही रिहा कर दिया जाता है। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसको 10 साल की सज़ा मिली है तो उसको 1 साल पहले या फिर 2 साल पहले ही रिहा कर दिया जाएगा यदि उसने जेल में अच्छा व्यवहार किया है, लोगों की मदद की है, लोग उसके व्यवहार से प्रभावित हैं तो, ठीक है। पैरोल के जो उद्देश्य होते हैं वो क्या है। कैदी की दंड अवधि समाप्त होने के बाद समाज में स्वयं को स्थापित करने में सहयोग करना, यानी सरकार जो है वो चाहती है कि जो कैदी है वो छूट के जब जाएं अपनी सज़ा पूरी करके जाएं तो समाज के लोग उसे स्वीकार करें, उसका तिरस्कार ना करें, और इसके लिए एक पहल के रूप में पैरोल की व्यवस्था की गई है। कैदी को अपने उत्तरदायित्व निभाने में सहायता करना, यानी पैरोल पे देखिए जब किसी की शादी विवाह पड़ा या फिर किसी अन्य प्रकार की चीज़ें हुई तो पैरोल पे व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है व्यक्ति जेल में भी रहता है और अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन भी करता रहता है। और इसके अलावा कुछ ऐसे अपराध होते हैं जैसे जालसाजी हो गया, देशद्रोह हो गया, नकली सिक्के ढालना, नकली नोट बनाना, चोरी हो गया, हत्या हो गया, तो इन सब के अपराध में पैरोल पे नहीं छोड़ा जाता, ठीक है। और अधिकतम 1 वर्ष में 10 दिन ही पैरोल पर छोड़ा जाता है। सामाजिक विघटन देखिए क्या है। सामाजिक विघटन और सामाजिक संगठन दोनों ही सापेक्ष अवधारणाएं हैं, ठीक है। सामाजिक संगठन में क्या होता है कि समाज अच्छे से कार्य करता है, सामाजिक संगठन की व्यवस्था होती है, सभी लोग अपने अपने इकाइयों के अनुसार कार्य करते हैं और सामाजिक व्यवस्था बहुत ही बेहतर तरीके से चलती है, ठीक है। लेकिन सामाजिक विघटन का मतलब क्या होता है, जब समाज में रोगग्रस्त चीज़ें आ जाती हैं, इकाइयाँ एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगती हैं और इसमें क्या होता है कि समाज विघटन की स्थिति यानी रोगग्रस्त अवस्था है, ये समाज की अच्छी अवस्था नहीं है। अब एक प्रश्न ये है कि विघटन और विचलन में क्या अंतर है। तो देखिए सामाजिक विचलन का मतलब होता है कि जब समाज के कुछ लोग सामाजिक मान्यताओं के विपरीत कार्य करने लगते हैं तो वो विचलन है। और विघटन का मतलब होता है कि जब समाज के अधिकांशतः या फिर समाज के सभी लोग सामाजिक मान्यताओं के विपरीत कार्य करने लगते हैं तो विघटन है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ब्राह्मण को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, यदि कुछ ब्राह्मण ऐसा करना शुरू कर दें तो वो क्या है, वो विचलन है, ठीक है। यदि पूरी की पूरी व्यवस्था ही ऐसी हो जाए कि सभी ब्राह्मण ऐसा करना शुरू कर दें तो वो सामाजिक विघटन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। यदि समाज में कुछ लोग चोरी करना शुरू करें तो ये सामाजिक विचलन है, और यदि पूरी की पूरी सोसाइटी ही चोरी करना शुरू कर दें तो वो क्या है, सामाजिक विघटन है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, अब आप समझ गए होंगे। और इसमें देखिए क्या है कि विघटन के कुछ चीज़ें हैं, इसमें जो प्रकार होते हैं कौन कौन से हैं। पहला है पारिवारिक विघटन, दूसरा है व्यक्तिगत विघटन, तीसरा है सामाजिक विघटन, ठीक है। पारिवारिक विघटन का मतलब होता है कि व्यक्ति परिवार में लड़ाई झगड़े, ठीक है, रिश्तों का टूटना और विद्वेष उत्पन्न करना, ये सब क्या है, ये पारिवारिक विघटन है। और व्यक्तिगत विघटन का मतलब होता है कि व्यक्ति ने शराब पीना शुरू कर दिया, उसने गलत कार्य शुरू कर दिया, उसने अन्य प्रकार की चीज़ें शुरू की, ठीक है, झूठ बोलना, नैतिक पतन उसका हो गया, तो वो क्या है, वो व्यक्तिगत विघटन है। सामाजिक विघटन का मतलब होता है कि सामाजिक मान्यताओं के विपरीत कार्य करना शुरू कर दिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, तो वो सामाजिक विचलन है, ठीक है। लेमार्ट ने 1951 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक सोशल पैथोलॉजी में विचलन को 2 भागों में बांटा। तो ये जो पुस्तक है सोशल पैथोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है, इसका प्रकाशन वर्ष भी याद रखिए, और ये लेमार्ट ने लिखी थी। तो इसमें देखिए लेमार्ट ने प्राथमिक विचलन, द्वितीयक विचलन और तृतीयक
जो होता है संस्थागत विचलन की बात की। प्राथमिक विचलन का मतलब होता है कि जैसे कोई बच्चा है, उसने मिठाई चुरा कर खा ली, ठीक है, तो इस तरह से के जो विचलन होते हैं वो प्राथमिक विचलन होते हैं। इनको पकड़ा नहीं जाता है और ये छोटी मोटी चीज़ों में मान लिया जाता है कि ये कोई गलती नहीं बहुत बड़ी, ठीक है। द्वितीयक विचलन में बड़े अपराध होते हैं, चोरी, डकैती, हत्या, लूट, ये सब द्वितीयक विचलन में आता है और इनको पकड़ा जाता है, इनको सजा दी जाती है। और संस्थागत विचलन का मतलब होता है कि जब कोई संस्था जो है वो गलत कार्य करना शुरू कर दे। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ संस्थाएं होती हैं ब्लैक लिस्टेड होती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी ऐसी हैं कि जिसमें माना जाता है गलत तरीके से नियुक्ति होती है, गलत तरीके से कार्य होता है, ठीक है, तो वो क्या है, संस्थागत विचलन है। सोरोकिन ने अपनी पुस्तक द क्राइसिस ऑफ आवर एज में सांस्कृतिक विघटन की बात की, और ये जो विघटन है इसमें धर्म, नैतिक जीवन और कला के क्षेत्र में जो विघटन पाया जाता है, इनके विपरीत जो कार्य होता है वो सांस्कृतिक विघटन में आता है। और सोरोकिन की पुस्तक जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। सामाजिक विघटन के लिए मार्क्स ने अलगाव की अवधारणा दी, जो कि मैंने अपने वीडियो में बताया है आपको। दुर्खीम ने आदर्श शून्यता यानी एनोमी की बात की थी, और मर्टन ने विचलन के लिए सामाजिक संरचना को उत्तरदायी माना था। देखिए, यूपी में 1938 में यूपी प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट के द्वारा पैरोल की व्यवस्था की गई थी, तो ये सन याद रखिएगा, और ये यूपी का है, इस एक्ट को याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए, राजद्रोह, सैनिक अपराध, जाली नोट व सिक्के ढालना, डकैती करना, लूट, ठगी, हत्या करना, इन सभी के लोगों को पैरोल नहीं मिलती है, ठीक है। और जिन्हें 5 वर्ष से कम की सज़ा मिली उन्हें भी पैरोल पर नहीं छोड़ा जाता। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है कि न्यूनतम कितने वर्ष की सज़ा पे पैरोल का प्रावधान है। बीमारी, विवाह आदि पर 1 वर्ष में कम से कम 10 दिन तक पैरोल मिल सकती है। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, और जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी अच्छे से डिटेल में आपको चीज़ें बताई गई हैं, ये सब इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि अवधारणात्मक प्रश्न बनते हैं और इन्हीं से आपको प्रश्न अवधारणा के रूप में पूछा जाएगा, तो आप फंस सकते हैं, इसीलिए डिटेल में चीज़ें बताई जा रही हैं। बाल अपराध देखिए क्या है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986 में बना था, और इसी के तहत जो है इसी समय बाल न्यायालय की भी स्थापना की गई थी। और इस एक्ट के तहत माना गया कि जो लड़के हैं, यदि कोई बाल अपराधी लड़का यानी किशोर अपराध यदि कोई करता है तो 16 वर्ष न्यूनतम आयु है, ठीक है, सॉरी अधिकतम आयु है, 16 वर्ष अधिकतम आयु है, और लड़कियों की 18 वर्ष अधिकतम आयु की गई थी बाल अपराध में, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें लड़कों की अधिकतम 16 और लड़कियों की अधिकतम 18। और सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूनतम जो है 7 वर्ष तक के बच्चे को अपराधी माना जा सकता है। यदि कोई बच्चा 7 वर्ष से कम आयु का है, उसने कोई अपराध किया है, तो उसको सज़ा नहीं मिलती, ठीक है। अब देखिए, बोस्टर्ल स्कूल क्या है। बोस्टर्ल स्कूल अमेरिका की अवधारणा है ये, और एल्विन रेगिस ब्राइल्स के द्वारा अमेरिका के केंटा प्रांत में बोस्टल नामक स्थान पर ये संस्था खोली गई थी। इसमें 15 से 21 वर्ष तक के अपराधियों को रखा जाता था, यानी जो किशोर अपराधी होते हैं उनके लिए ये संस्था बनी है। ओके फ्रेंड्स, तो यूनिट नंबर 7 यहीं पर फिनिश होता है। तो अगली यूनिट जो है हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।